नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। यह उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसका नाम है कपिल सिब्बल। देश के जाने माने वकील, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा राज्यसभा सांसद। आज राज्यसभा में मौका मिला इलेक्शन रिफॉर्म पर बोलने का। तो जो धज्जियां उड़ाई हैं कि चुनाव आयोग की, जो धज्जियां उड़ाई हैं रिफॉर्म की, कि जो धज्जियां उड़ाई हैं भ्रष्टाचार की, उन्होंने कहा क्या यही रिफॉर्म है? जब एक लिमिट बना दी गई कि एक व्यक्ति मान लीजिए 95 लाख सांसद का उम्मीदवार खर्च कर सकता है। क्या लगता है कि आपको इतने खर्च में ऐसे खर्चीले चुनाव हो सकते हैं? क्या इसकी कोई तहकीकात होती है? अगर कोई शिकायत करे तो शिकायत पर कोई कार्रवाई होती है? उन्होंने इन सवालों में घेर लिया बुरी तरीके से चुनाव आयोग और मोदी सरकार। उन्होंने कहा क्या रिफॉर्म करोगे, क्या रिफॉर्म की सलाह मशवरा आपसे की जाए, हम आपसे बातचीत करेंगे। कोई बात आप लागू नहीं करोगे, और जब लागू नहीं करोगे तो क्या उम्मीद की जाए, क्या इस पर रिफॉर्म्स होगा? इस पूरे वीडियो में उन्होंने, हालांकि बहुत छोटी स्पीच है, शायद 4 मिनट के आसपास की ये स्पीच है, 4.25 मिनट की, 4.5 मिनट की, और 4.5 मिनट में उन्होंने इतनी लंबी बात कर दी है कि शायद पूरा समझने और देखने की जरूरत है कि आखिर एक वकील के अंदर की आत्मा बार बार जाग रही है। चुनाव को लेकर आपने उनका इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने 2 पूर्व चुनाव आयुक्त और राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक एक पैरोकार बनकर उभरे योगेंद्र यादव जी के साथ कितने गंभीर सवाल किए। एक इंटरव्यू आपने देखा आजम खान के साथ, उन्होंने पूछा कि देश में हकीकत क्या है। एक इंटरव्यू आपने देखा तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने कहा कि समझा कि चुनाव कैसे हारे, क्या वजह थी, क्या कारण थे, सब कुछ। और सब कुछ समझने के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं के इंटरव्यू के बाद वो समझे कि आखिर ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ सभी दल क्यों बोल रहे हैं। यह सवाल सबको उठाना चाहिए और समझना भी चाहिए। आखिर मुझे गलती लग सकती है किसी काम में आपको लग सकती है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अगर इसी बात पर हो जाएं एग्री, भैया गलती तो आप ही की है, तो फिर क्या जवाब बचेगा? इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अपने इस 4 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में उतार कर रख दिया है। वीडियो तक ले चलूंगा, पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, दरख्वास्त, निवेदन कि जो लोग अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बेखौफ खबरें, अंदर की सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहे और आप बेबाक इन वीडियोस को शेयर कर आगे बढ़ाते रहो। तो सुनिए कपिल सिब्बल का ये महत्वपूर्ण बयान। श्री कपिल सिब्बल जी, 3 मिनट्स। अध्यक्ष महोदय, आपके धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। I only have one request. I need a minute or two extra to be able to make my points. Sir, we are not here as party representatives because the subject matter doesn't relate only to any political party. This relates to the functioning of our democracy. और लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए कि जो चुनाव हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसमें जनता का विश्वास हो। ये हमारा लक्ष्य है। Sir, if you look back on major reforms that have taken place in this country, और मैं इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा, वक्त कम है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में ये देखते हैं कि मनी पावर का कितना रोल रहता है, पैसे का कितना रोल रहता है। तो हमने तय किया कि लोकसभा में जो कैंडिडेट होगा वो 94 लाख खर्च, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और असेंबली में 40 लाख। अब हम जानते हैं, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका पालन होता है? नहीं होता ना। तो कौन सा सुधार ला रहे हैं हम उसके बारे में? और दूसरी बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। क्या हमने उसके बारे में सोचा? पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी खर्च कर दें, और मतलब कि जो पैसा बह रहा होता है तो हम देखते हैं किस तरह से बह रहा है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आज तक में इसमें हम सुधार नहीं लाए। दूसरा, हम बड़ा भारी सुधार जो लाए थे वो 10th शेड्यूल का था। आपको याद है कि आया राम गैर राम की प्रक्रिया चल रही थी,
और लोग पार्टी बदल के जाते थे दूसरी तरफ। तो हमने सोचा 1985 में कि 10th शेड्यूल लाया जाए, संशोधन किया जाए संविधान में। तो 1985 में 10th शेड्यूल लाया गया। वहां स्प्लिट की बात हुई और मर्जर की बात हुई। आज स्प्लिट कहाँ है? उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, हम ही ने दुरुपयोग किया। मतलब कानून लाते हैं फिर उसको हथियार बनाते हैं। ये असलियत है, इस देश की असलियत है। 10th शेड्यूल को क्या हुआ, स्प्लिट को क्या हुआ, हमें उसको रद्द करना पड़ा। फिर केवल मर्जर की बात आई। मर्जर कोई पार्टी, आज की पार्टी कोई मर्जर नहीं करती, स्प्लिट के द्वारा ही सरकारें बदली जाती हैं। तो कहां सुधार हो रहा है? जो भी कानून आता है उसका हम खुद लोग उल्लंघन करते हैं। फिर आपको याद होगा 2017-18 में एक फाइनेंस बिल आया। मेरे दोस्त अरुण जेटली थी वहीं बैठे थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा जो पुराना जो फाइनेंस बिल के जो संशोधन कर रहे थे कंपनीज एक्ट में, क्या संशोधन था? पहले था कि कोई कंपनी जो 3 साल की उसकी काम नहीं है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। उन्होंने उसको चेंज कर दिया। आप कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करो, कल आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। फिर दूसरा था कि जब तक वो 7.5% प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, उसको रद्द कर दिया। अब जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सके। तो मतलब कि आप सुधार तो लाते हैं लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं। फिर साथ साथ में यह भी हुआ कि उसका नतीजा यह हुआ कि 6,000 करोड़ एक पार्टी को चले गया। एक ही पार्टी को 6,000 करोड़ मिला। नहीं तो एक मिनट जस्ट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई एम नॉट सी सो वो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी कितना भी पैसा दे दे। साथ में जब फंड देना पड़ता था तो रेजोल्यूशन होता था बोर्ड का कि किस पार्टी को फंड दे रहे हो, वो भी रद्द कर दिया। सो अभी किसी पार्टी को फंड दो, नाम नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड वो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संवैधानिक था। तो जो मेजर जो सुधार लाए हो उसका तो आप उल्लंघन करते हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन आउटकम, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश के मशहूर अधिवक्ता की बात सुनी जो चुनाव रिफॉर्म पर थी, चुनाव के बदलते स्ट्रक्चर पर थी, चुनाव के बदलते पोजीशन पर थी। क्या इसी तरीके का चुनाव भारत में होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग इसी तरह पक्षपाती रवैया चुनाव का अपनाना चाहिए? ये कई बड़े सवाल आपके समक्ष घनघना रहे हैं और इन सवालों का जवाब देगा कौन? है किसी के पास कि बिहार में जो वोट पड़े, बिहार में जिन लोगों ने वोट किया, क्या वास्तविक उनके वोट उस दल को मिले जिस दल के प्रति उनका समर्पण था? क्या उस दल के वोट उस दल के व्यक्ति को मिले? ये कई सवाल घनघना रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। आज जो दिल्ली में कांग्रेस की रैली में एक बम्पर भीड़ आई, उसका भी यही रीजन था। लोग जानना चाहते हैं कि हम वोट तो किसी को देते हैं, सरकार कोई और बना लेता है, ये सिलसिला कब खत्म होगा, भारत में ये सिलसिला कब रुकेगा, और रुकेगा तो क्या इसकी गारंटी है कि हमने जिसे वोट दिया वास्तविक उसे उस वोट का फायदा मिला? हमने नई सरकार चुनने के लिए जो वोट डाला था, क्या उससे हमें नई सरकार चुनने का अवसर मिला, मौका मिला, या फिर हमारा वोट कहीं और चला गया? ये सवाल तब पैदा हुआ जब बिहार के चुनाव में एक निजी पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया ने यह सवाल उठाया कि मेरे परिवार ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। मेरी मां ने कहा कि मैं तुम्हें वोट दे आई, मेरी दादी ने कहा मैं तुम्हें वोट दे आई, लेकिन उनका वोट उस बूथ पर नहीं निकला। और ऐसे सवाल कई बार महाराष्ट्र के चुनाव में एक उम्मीदवार ने उठाए थे। उसने कोर्ट जाकर भी यही सवाल उठाया कि मुझे बताया जाए कि मेरे बूथ पर मेरे परिवार ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। और इसके बावजूद भी चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत ने कोई सख्त कार्रवाई या सख्त सवाल नहीं पूछा। यही बात वो चुनाव रिफॉर्म पर भी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कपिल सिब्बल जी ने जो बातें की, जो तथ्य रखे, जो सबूत रखे, क्या आप उन सबूत और तथ्यों से सहमत हैं, असहमत हैं? हमें जरूर बताइए। लेकिन एक बात तो है कि आज पूरा देश वोट चोरी पर, चुनाव रिफॉर्म पर कम से कम सदन में चर्चा करता नजर आ रहा है। जिन मुद्दों से सरकार भागती थी, विपक्ष ने लाकर उसी मुद्दे पर, उसी मुहाने पर खड़ी कर दी कि रुक जाओ, यहीं पर रहकर आपको बात करनी पड़ेगी। देखना होगा इसका क्या असर होता है, क्या हश्र होता है।
फिलहाल तो इस खबर से हम इजाजत लेंगे आपके पास से। हमें आप सबका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।